गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हिमायर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और स्टूडेंट्स, आज के इस स्पेशल लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे 12वीं एग्रीकल्चर के अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो हमारा 5वां अध्याय है, जिसका नाम है पादप रोग विज्ञान। काफ़ी कठिन चैप्टर बता रहे थे स्टूडेंट्स इसको, इसलिए हम इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनके माध्यम से इस पूरे चैप्टर को समझने का बारीकी से प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम छोटे छोटे प्रश्न भी पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं और हम पहले प्रश्न से अपनी चर्चा शुरू करेंगे, जैसा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। जैसे पादप रोग विज्ञान किसे कहते हैं, मृतजीवी एवं परजीवी में अंतर लिखिए। इस तरीके से हमें कोई बड़ा प्रश्न बनेगा। दो पॉइंट हो गए इसमें, एक तो पादप रोग विज्ञान क्या है और दूसरा मृतजीवी और परजीवी में अंतर। हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। पादप रोग विज्ञान क्या है? पादप रोग विज्ञान, अगर मैं पादप रोग विज्ञान की बात करूं तो ये क्या है? ये विज्ञान की शाखा है। क्या है? विज्ञान की शाखा। विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पादप रोगों। किसका? पादप रोगों के प्रभाव, पादप रोगों के प्रभाव कारक एवं नियंत्रण। अब परिभाषा लिखेंगे हम किस तरीके से, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। रटना अपन को कुछ भी नहीं है, केवल समझना है जहां तक पॉसिबल हो। पादप रोग विज्ञान नाम है। क्या है पादप रोग विज्ञान? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप रोगों के प्रभाव, रोग कारक एवं नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, पादप रोग विज्ञान कहलाती है। पादप रोग विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप रोगों के प्रभाव, रोग कारक एवं रोगों के नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, पादप रोग विज्ञान कहलाती है। अगर और ज्यादा लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो। पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों फाइटन, पैथो और लोगोस से मिलकर के हुई है। ये आप लिख सकते हो। आगे दूसरा पॉइंट क्या है? मृतजीवी और परजीवी में अंतर लिखिए। अब अंतर आपको सारणी बना करके नहीं लिखना है। पहले आपको क्या डालना है? मृतजीवी, ऐसे मृतजीवी, और उसके बाद आपको क्या डालना है? परजीवी। ये अंतर आपको ऐसे लिखना है। परजीवी, मृतजीवी में आपको लिखना है कि ये अपना जो पोषण प्राप्त करते हैं, ये अपना जो पोषण प्राप्त करते हैं वो कहां से करते हैं? मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृत पदार्थ या जीवों से, मृत पदार्थ या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपना पोषण मृत पदार्थ या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें म्यूकर या म्यूकस कहते हैं कई जगह, म्यूकस नामक जो कवक होता है वो कैसा होता है? वो मृतजीवी होता है। दूसरी अगर हम बात करें परजीवी, क्या है? परजीवी ऐसे जीव जो दूसरे सजीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, जो दूसरे सजीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। इनमें अगर मैं बात करूं तो जैसे क्या है? जुए हैं, जू हैं। जैसे बात करूं इसमें क्या है? पिस्सू है। ये क्या है? ये आपके परजीवी हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है? मृतजीवी और परजीवी में अंतर। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये अपना पोषण कहां से प्राप्त करेंगे? मृत जीवों से या मृत पदार्थों से। ये अपना पोषण दूसरे सजीवों के साथ रहकर के प्राप्त करते हैं, सजीवों से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल म्यूकस, एग्जाम्पल जुए हैं और पिस्सू हैं। पहला प्रश्न अपना कंप्लीट। आगे चलते हैं सेकंड प्रश्न पर। अपना प्रश्न है, कवकों में पोषण को विस्तार से समझाइए। काफी अच्छा प्रश्न है। कवकों में पोषण को विस्तार से समझाइए। अगर मैं स्टूडेंट्स कवकों में पोषण की बात करूं तो कवकों में जो पोषण है वो जनरली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहले तो कवक कैसे होते हैं? एक तो परजीवी होते हैं। परजीवी आप लिख सकते हो कवकों में 3 प्रकार का पोषण पाया जाता है, परजीवी। दूसरा आप क्या लिख सकते हो?
मृतजीवी, मृतजीवी। तीसरा आप क्या लिख सकते हो, सहजीवी। यानी पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी। परजीवी क्या होते हैं, ऐसे कवक जो दूसरे जीवों की सतह या दूसरे जीवों के साथ रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं या सजीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परजीवी। ऐसे कवक जो मृत पदार्थों से या मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मृतजीवी। ऐसे कवक जो दूसरे जीवों के साथ रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सहजीवी। मृतजीवी और सहजीवी में आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं है। सहजीवी में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, एक तो लाइकेन और एक लिखना है आपको माइकोराइजा। लाइकेन और माइकोराइजा, यहां ये लिखना है आपको। मृतजीवी में आपको केवल परिभाषा लिखनी है, सहजीवी में परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल लिखने हैं। परजीवी में आपको क्या लिखना है, आप आगे लिखोगे परिभाषा के बाद कि परजीवियों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से इसके, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। एक तो होते हैं अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे विकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी। तीसरे जो होते हैं हमारे वो होते हैं अविकल्पी, विकल्पी मृतजीवी, विकल्पी, विकल्पी मृतजीवी, मृतजीवी। अब क्या क्या होते हैं ये कैसे लिखोगे। अविकल्पी परजीवी की बात करूं तो ये ऐसे कवक होते हैं जो पोषण के लिए विशेष सजीव पर निर्भर रहते हैं। इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार नहीं किया जा सकता। ऐसे जीव जो पोषण के लिए विशेष जीव पर या विशेष सजीव पर निर्भर रहते हैं, जिसको प्रयोगशाला में नहीं रखा जा सकता, क्या कहलाते हैं, अविकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी क्या होते हैं, ये ऐसे परजीवी होते हैं इनका अगर परपोषी नष्ट हो गया तो ये दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे परजीवी जिनका परपोषी नष्ट होने पर या परपोषी खत्म होने पर ये दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, विकल्पी परजीवी। विकल्पी मृतजीवी क्या होते हैं, ऐसे मृतजीवी, ऐसे मृतजीवी जो मृत पदार्थों के अलावा, मृत जीवों के अलावा दूसरे जीवों से भी पोषण प्राप्त कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मृतजीवी विकल्पी परजीवी कहा जाता है। मृतजीवी विकल्पी परजीवी कहा जाता है। तो ये कितने प्रकार के हो गए, अपने 3 प्रकार के हो गए। प्रश्न कैसे पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कवकों में पोषण को विस्तार से समझाइए। लिखेंगे कैसे, पोषण के आधार पर कवकों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले परजीवी, वे जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अविकल्पी परजीवी जो किसी विशेष जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, इनको प्रयोगशाला में नहीं रखा जा सकता, अविकल्पी परजीवी हो गए। दूसरा विकल्पी परजीवी, वे परजीवी जो एक विशेष जीव के खत्म होने पर दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे विकल्पी मृतजीवी, ऐसे मृतजीवी जो मृत पदार्थों के अलावा दूसरे जीवों से भी पोषण प्राप्त कर सकते हैं, मृतजीवी परजीवी कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा लिखेंगे मृतजीवी, वे पदार्थ जो मृत सजीवों या मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। उसके बाद सहजीवी, वे कवक जो दूसरे कवकों के साथ या दूसरे जीवों के साथ सहसंबंध बनाकर के रहते हैं, संबंध बनाकर के रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सहजीवी कहा जाता है, जैसे लाइकेन और माइकोराइजा। अब ये पॉइंट अपना हुआ क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले लाइकेन और दूसरा है माइकोराइजा। पहले हम लाइकेन के बारे में ही चर्चा करते हैं कि लाइकेन क्या है। एक तो लाइकेन क्या है, लाइकेन कवक, कवक और शैवाल का क्या है, सहजीवी संबंध है। कवक और
शैवाल का सहजीवी संबंध, शैवाल का सहजीवी संबंध। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध में कवक को तो हम क्या कहते हैं, कवकांश। कवक को क्या कहते हैं, कवकांश या माइकोवांट। कवकांश या माइकोवांट। और शैवाल को शैवालांश कहा जाता है। शैवाल को क्या कहा जाता है, शैवालांश कहा जाता है, शैवालांश कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस संबंध से कवकों को क्या प्राप्त होता है, कवकों को तो प्राप्त होता है पोषण। कवकों को क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। और इसके बदले शैवालों को फास्फोरस प्राप्त होती है, या शैवालों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। शैवालों को क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। शैवालों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं, जो लाइकेन है वो क्या है, वायु प्रदूषण के सूचक हैं। वायु प्रदूषण के सूचक। अब कैसे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, जहां पर भी वायु प्रदूषण होगा वहां लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। जहां वायु प्रदूषण होगा वहां लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। ये तो बात हो गई हमारी लाइकेन की। लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे यह कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। इस संबंध में कवकों को कवकांश या माइकोवांट कहा जाता है तथा शैवाल को शैवालांश कहा जाता है। इस संबंध से कवकों को पोषण प्राप्त होता है तथा शैवालों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। यह संबंध वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। ये तो बात किसकी फिनिश हो गई, लाइकेन की फिनिश हो गई। अब हम आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, किसकी, माइकोराइजा की। अब माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा की अगर मैं बात करूं, ये दो शब्दों से मिलकर के बनाया, माइकस और राइजा। माइकस का मतलब क्या होता है, माइकस का मतलब होता है कवक, कवक। और राइजा का मतलब क्या होता है, जड़। यानी ये कवक और जड़ के मध्य क्या है, सहजीवी संबंध होता है। ये कवक और पादप की जड़ों के मध्य क्या है, सहजीवी संबंध है। इस संबंध की मैं अगर बात करूं तो इस संबंध में कवक को क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है, पोषण या सहारा। कवकों को क्या मिल जाता है, पोषण या सहारा मिल जाता है। और इसके बदले पादपों को क्या प्राप्त होता है, इसके बदले पादप को फास्फोरस मिल जाती है। तो कवक हैं वो पादप को क्या प्रदान कर देते हैं, फास्फोरस प्रदान कर देते हैं। ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा पादप की जड़ और कवक के मध्य सहजीवी संबंध है। इस संबंध में पादपों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं या फास्फोरस प्राप्त होती है तथा कवकों को पोषण प्राप्त होता है। यह हमारा जो क्वेश्चन था वो फिनिश हुआ। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। कवक जाल क्या है, कवकों की कोई 5 विशेषता लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है। पहले हमें क्या बताना है, कवक जाल के बारे में बताना है, फिर कवकों की हमें कितनी विशेषता बतानी है, 5 विशेषता बतानी है। सबसे पहले हम कवक जाल की बात करते हैं। कवक जाल क्या है, कवकों की संरचना कैसी होती है, थैलसनुमा। कवकों की संरचना कैसी होती है, थैलस, यानी इसमें जड़ तना पत्ती शाखा कुछ नहीं होता, थैलसनुमा संरचना होती है। ये जो थैलसनुमा संरचना है ये धागों से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है, धागों से ढकी रहती है। जब धागों से ढकी रहती है तो इन धागों को क्या कहा जाता है, इन धागों को कहा जाता है कवक तंतु। कवक तंतु क्या कहा जाता है, कवक तंतु। फिर ये कवक तंतु मिलकर के क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं, कवक जाल। और इस कवक जाल को ही हम क्या कह देते हैं, माइसीलियम कहते हैं, माइसीलियम। प्रश्न क्या पूछा गया है, कवक जाल क्या है, यानी आपको कवक जाल की परिभाषा बतानी है, कवक जाल क्या होता है। तो कवक जाल क्या है, कवकों का थैलस, थैलस का मतलब है कवकों का शरीर,
आप थैलस कह सकते हो या कवक का शरीर कह सकते हो, क्योंकि इसके शरीर को ही क्या कहा जाता है, थैलस कहा जाता है। कवकों का शरीर धागोनुमा संरचना से ढका रहता है जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवकों का शरीर धागेनुमा संरचना से ढका होता है जिसे कवक तंतु कहते हैं। दो या दो से अधिक कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। ये कवक तंतु मिलकर के क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। ये जो कवक जाल है वो दो प्रकार का होता है। कवक जाल कितने प्रकार का होगा, कवक जाल दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पटयुक्त और एक होता है पट रहित। कवक जाल दो प्रकार का होता है, पटयुक्त और पट रहित। पटयुक्त में क्या होता है, जो कवक जाल है, कवक जाल में जो केंद्रक होते हैं वो अलग अलग डिब्बों में होते हैं। कवक पट रहित में क्या होता है, सारे केंद्रक एक ही संरचना में व्यवस्थित होते हैं। जैसे अगर हम एक संरचना की बात करें, मान लो हमने किसी कवक की एक संरचना बनाई, कोई कवक जाल अपन बना रहे हैं इस तरीके से, मान लो हमने ये कोई कवक जाल निर्मित किया, ठीक है। इसमें मान लो ये केंद्रक हैं, ये केंद्रक हैं, ये केंद्रक हैं, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये भी इसमें केंद्रक है, इस तरीके से, ठीक है। समझने का कोशिश करना, ये आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। अब ये पटयुक्त का मतलब क्या हुआ कि हर केंद्रक सुरक्षित है एक डिब्बे में। मैंने यहाँ डिब्बा बना दिया, ये केंद्र सुरक्षित है, यहाँ डिब्बा बना दिया, ये केंद्र सुरक्षित है, यहाँ डिब्बा, यहाँ डिब्बा, यहाँ डिब्बा, यहाँ भी डिब्बा, यहाँ डिब्बा, मान लो यहाँ, 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 इस तरीके की जो संरचना हुई जहां हर केंद्रक एक अलग आकृति में बंद है, वो तो क्या होगी, पटयुक्त। ऐसे ही अगर मान लो संरचना कुछ इस प्रकार की है, ये कवक तंतु बना रहे हैं मान लो अपन, कैसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमने जो ऊपर बनाया वैसा ही बनाए, ठीक है। अब मान लो इसमें भी केंद्रक हैं, लेकिन इन केंद्रकों की चारों तरफ क्या नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है इस तरीके की। जब बाउंड्री नहीं है और ऐसे खुले हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे पट रहित। जब आपसे पूछा गया कवक जाल क्या है तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है, कवकों की संरचना धागेनुमा संरचना से ढकी होती है जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु मिलकर के क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं। कवक जाल दो प्रकार का होता है, पटयुक्त और पट रहित। दोनों डायग्राम बना दो, आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। आगे क्या है, कवकों की कोई 5 विशेषता लिखिए। आसानी से आप लिख सकते हो 5 विशेषता कौन कौन सी होंगी। एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कवक हैं वो सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या होगी, कवक सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता, कवकों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, थैलसनुमा होता है, यानी इस पर किसी भी प्रकार की शाखाएं नहीं होती। कवकों का शरीर कैसा होता है, थैलसनुमा होता है। तीसरी विशेषता की बात करें, इनकी जो कोशिका भित्ति है, कवकों की कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है, काइटिन अथवा सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, काइटिन या मैं कह सकता हूं सेल्यूलोज, काइटिन या सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट में चौथी विशेषता क्या कह सकता हूं, एक तो कोशिका भित्ति हो गई, किसकी बनी है, काइटिन या सेल्यूलोज की। ये कैसे होते हैं, ये परजीवी भी होते हैं। पोषण की अगर हम बात करें तो ये परजीवी भी होते हैं, ये मृतजीवी भी होते हैं, मृतजीवी। और ये कैसे होते हैं, ये सहजीवी भी होते हैं। ये परजीवी होंगे, ये मृतजीवी भी होंगे, ये सहजीवी भी होंगे। पांचवी अगर मैं विशेषता की बात करें, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय या हम कह सकते हैं कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों तरह के ये हो सकते हैं। ये क्या हो गई, इसकी 5 विशेषता हो गई। कवक सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, कवकों का शरीर थैलसनुमा होता है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन या सेल्यूलोज की बनी होती है, कवक परजीवी, मृतजीवी अथवा सहजीवी होते हैं, कवक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। 5 विशेषता हो गई, हमारा क्वेश्चन क्लियर। आगे चलते हैं। जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा जीवाणुओं के गुण लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है। जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा जीवाणुओं के गुण लिखिए। चलिए, चित्र तो आपके में आएगा ही आएगा,
शायद वो जीवाणु कोशिका का ही आ जाए। अब जीवाणु कोशिका का चित्र बनाना कैसे है, थोड़ा सा कोशिश करना मेरे साथ में, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं है, क्योंकि मैं रटाने के लिए तो आपसे कुछ कहूंगा भी नहीं, आपको केवल समझना है मेरे साथ में। जीवाणु कोशिका का चित्र बना रहे हैं, कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ऐसे डायग्राम बनाना है चौकोर प्रकार का। मैंने ऐसे चौकोर प्रकार का कोई एक डायग्राम बनाया, ए बन गया मेरा एक। उसके अंदर फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर फिर आपको दो और बनानी है। यहां एक केंकड़ा बनाना है इस तरीके का, और इसको यहां ऐसे छोड़ना है, ठीक है। ये मैंने ऐसे छोड़ दिया। फिर इसके ऊपर फिर बनाओ एक, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, अभी आप बनाना सीख जाओगे जीवाणु कोशिका। जैसे जैसे मैं ट्राई कर रहा हूं वैसे वैसे आपको ट्राई करना है बस, और सारी चीजें बहुत आसान है। बस 3 परत में बनानी है, केवल 3 परत, 3 बन गई हमारी परत, बस बहुत है। बीच में ऐसे करके कोई सी भी संरचना बना दो, अगर आप पे बन जाए तो। मैंने ऐसे ही घुमा दिया इसको, ये बन गया बीच में। यहां कोने पर क्या बना दो, ये गोला बना दो, गोला बन गया। यहां ऐसी संरचना बना दो पूरे में, 1 1 2 2, ऐसी संरचना हमने बना दी साहब, ये हो गई संरचना। अब एक आपको यहां क्या बनाना है, पूंछ जैसी आकृति बनानी है, जिसको हम कह देंगे कसाविका, पूंछ बन गई। यहां पर आपको क्या करना है, कुछ ऐसे संरचना बना देनी है, ऐसे बन गई साहब। ये हमारी हो गई जीवाणु कोशिका, देखो मत, ये जीवाणु कोशिका बन गई। चित्र कैसा है, नामांकित। नामांकित का मतलब क्या हुआ, इसके विभिन्न भागों के आपको नाम लिखने हैं, और जब भी नामांकित शब्द लिखा हो आपको कम से कम 5 भागों के नाम लिखने होते हैं। अब 5 भागों के नाम कैसे लिखेंगे, वो भी बिल्कुल सरल है। सबसे ऊपर जो होता है, ये सबसे ऊपर, ये क्या है, ये इसमें प्रोटीन का आवरण है। सबसे ऊपर क्या है, ये प्रोटीन का आवरण। जीवाणुओं के ऊपर भी क्या होता है, प्रोटीन का आवरण है भैया, ये क्या है, प्रोटीन का आवरण है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये क्या है, बीच वाली है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, चलो कोशिका भित्ति हो गई। फिर उसके बाद जो इसके नीचे की परत है वो क्या है, वो है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हो गई। अब ये 3 पार्ट तो हमारे हो गए। अगर आप इसको याद नहीं रख पा रहे तो ये क्या है, कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली। फिर इसके बीच में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य हो गया। और इसके जो बीचों बीच में है वो क्या है, वो है डीएनए, बीचों बीच में क्या है, डीएनए। और ये जो हमने टेढ़े टेढ़े बनाए ये क्या है, ये है आरएनए, टेढ़े टेढ़े क्या है, आरएनए। उसके बाद जो हमने ये वाला बनाया, ये वाला क्या है, प्लाज्मिड। अतिरिक्त जो डीएनए खंड होता है वो क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें, ये क्या है, कसाविका, जो गति करने में सहायक होती है, कसाविका, कसाविका। मैंने तो यहाँ बहुत सारे भाग लिख दिए, लेकिन आप लोगों को क्या लिखना है, केवल 5 भाग लिखने हैं, कोई से भी 5 भाग आप इनमें से लिख देना। ये क्या हो गया, जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र हो गया। अगला पॉइंट क्या है, जीवाणुओं के गुण आपको बताने हैं। जीवाणुओं के गुण क्या क्या होते हैं। अगर मैं इनके गुण की बात करूं, सबसे पहला गुण, इनका सबसे पहला गुण ये है कि ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे जीव हैं ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं, प्रोकैरियोटिक। और जब ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं तो एक बात तो क्लियर है कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और ना हमने इसकी संरचना में लिखा है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, या हम कह सकते हैं केंद्रक नहीं होता है इनमें। जैसे हमने यहाँ संरचना पढ़ी, जब हमने कवक की संरचना पढ़ी थी एक क्लास में, वहां हमने बीच में गोला बनाया था, इसमें केंद्रक था। लेकिन जीवाणुओं में केंद्रक नहीं होता, क्योंकि ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं, इनकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है,
कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकन। कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और भी अगर मैं आगे विशेषता की बात करूं, चौथी विशेषता, इनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? इनमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इनमें डीएनए भी होता है व आरएनए भी होता है, डीएनए और आरएनए। पांचवी विशेषता हम कह सकते हैं कि इनमें क्या पाया जाता है? इनमें अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। क्या होता है? अतिरिक्त डीएनए। और उस अतिरिक्त डीएनए को हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। यानी जीवाणुओं में अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है और उस अतिरिक्त डीएनए को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। हमने 5 इसकी क्या लिख ली? विशेषता। सबसे पहली विशेषता, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, इनमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं और इनमें अतिरिक्त डीएनए खंड होता है जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। यह हमारा प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? आर्कीबैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया में अंतर लिखिए। आर्कीबैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया में अंतर लिखिए। दोनों में अंतर सारणी बना करके नहीं लिखना है आपको अलग अलग पॉइंट बनाने हैं, आर्कीबैक्टीरिया का अलग और साइनोबैक्टीरिया का अलग, फिर आपको अंतर लिखना है। जैसे मैं सबसे पहला पॉइंट क्या बनाऊंगा यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए? सबसे पहला मैं पॉइंट बनाऊंगा आर्कीबैक्टीरिया। जैसे मैंने ऐसे बनाया आर्कीबैक्टीरिया, मैंने हेडिंग बना ली सबसे पहले, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया। अब मैं इसमें लिखूंगा आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? विशेष प्रकार के जीवाणु। विशेष प्रकार के जीवाणु जो कहां पाए जाते हैं? विपरीत परिस्थितियों में पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के जीवाणु जो विपरीत परिस्थितियों में पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के जीवाणु जो विपरीत परिस्थितियों में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। अब ये कहां कहां पाए जाते हैं? जैसे मान लो झरना है कोई पानी का, तो ये झरने में पाए जाएंगे। ये कहां पाए जाएंगे? ये चट्टानों की गहराई में पाए जाएंगे। चट्टानों की गहराई में पाए जाएंगे। ये कहां पाए जाएंगे? ये समुद्र तल में पाए जाएंगे। समुद्र तल यानी जो ऐसे क्षेत्र है जहां हम जीवों की कल्पना नहीं कर सकते, ये वहां पाए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में जैसे चट्टानों में, झरनों में, समुद्र तल में, और जहां भी गर्म चट्टानें होती हैं, गर्म चीजें होती हैं, वहां पाए जाते हैं अधिक टेम्परेचर पर। तो हम कह सकते हैं ये हमेशा कहां होते हैं? विपरीत परिस्थिति में होते हैं। जैसे मैं यहाँ कह सकता हूं मेथियोनिन जो जीवाणु होता है, मेथियोनिन नाम का जो जीवाणु होता है वो कहां पाया जाता है? वो दलदल में पाया जाता है। मेथियोनिन जीवाणु कहां होता है? दलदल में होता है, जिससे मीथेन गैस निकलती है। तो ये तो क्या हो गए? आर्कीबैक्टीरिया। ऐसे जीवाणु जो विशेष परिस्थितियों में पाए जाते हैं उनको आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट हम ऐसे ही हेडिंग डालेंगे, क्या है? साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया क्या है? मैं एक ही शब्द में आपको बता दूं, इनको हम कह देते हैं नीलहरित शैवाल। इनको क्या कहा जाता है? इनको नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है। ये क्या है? ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव है। ये क्या है? एक या बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव। ये जीव क्या करते हैं? ये मृदा में वायु संचार एवं नाइट्रोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। मृदा में वायु संचार एवं
नाइट्रोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे नोस्टॉक है, नोस्टॉक और एनाबीना, नोस्टॉक और एनाबीना, ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। दोनों ही चीज आपको समझ में आएगी, आर्किबैक्टीरिया क्या है और साइनोबैक्टीरिया क्या है। अब और आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। विषाणु क्या है, विषाणुओं की विशेषता एवं नामांकित चित्र बनाइए। काफी अच्छा प्रश्न है और 3 पॉइंट इसमें पूछे गए। सबसे पहले हम बात करते हैं विषाणु। तो विषाणु क्या होते हैं, मैं एक ही अक्षर में आपको बता दूं, विषाणु होते हैं प्रोटीन कण। क्या होते हैं, प्रोटीन कण। विषाणु क्या है, प्रोटीन कण, जिनमें क्या पाया जाता है, डीएनए व आरएनए पाया जाता है। तो ये प्रोटीन कण जिनमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है तथा पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषाणु कहलाते हैं। आपको ज्यादा मैंने पहले कहा रटना नहीं है, समझना है केवल। विषाणु क्या है, विषाणु प्रोटीन कण है जिनमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं तथा पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा विषाणु को परिभाषित कीजिए। तो विषाणु क्या है, एक प्रोटीन कण जो पादपों में रोग उत्पन्न करता है तथा जिसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, वो क्या है, वो विषाणु है। अब अगला पॉइंट, विषाणुओं की क्या लिखिए, विशेषता लिखिए। अगर मैं विषाणुओं की विशेषता की बात करूं स्टूडेंट्स, सबसे पहली विशेषता, ये सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाएंगे, सभी आवासों में पाए जाएंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं, ये कहां पाए जाते हैं, ये सजीव कोशिका में पाए जाते हैं। सजीव कोशिका, किसी भी प्रकार का आवास हो जहां सजीव कोशिका हो तो उस सजीव कोशिका में ही ये पाए जाते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं, ये किसके बने होते हैं, इनके ऊपर प्रोटीन का आवरण होता है। इनके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का आवरण। इनके ऊपर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है और इस आवरण को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। इनके ऊपर क्या पाया जाता है, प्रोटीन का आवरण, और उस प्रोटीन के आवरण को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए और आरएनए दोनों है, डीएनए व आरएनए दोनों, आरएनए दोनों। आपसे पूछा जाएगा विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए भी है और आरएनए भी है, दोनों इनमें क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, इनका जो रोग कारक है, रोग उत्पन्न करने वाला भाग है, तो वो क्या है, वो इसमें प्रोटीन है, यानी हम कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, विषाणुओं का जो रोग उत्पन्न करने वाला भाग है वो कौन सा होता है, वो इनका न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये इनकी विशेषता हो गई। सबसे पहले ये सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। ये कैसे हैं, सजीव कोशिका है। ये कैसे हैं, प्रोटीन का इनमें आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। इनमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। ये रोग उत्पन्न करने वाले न्यूक्लिक अम्ल है। आगे हम कह सकते हैं इनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये प्रश्न भी हमें आगे आएगा, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती इनमें, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जैसे हमने सभी में पढ़ा कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगला क्या है, नामांकित चित्र। बिल्कुल सरल है विषाणु का नामांकित चित्र। आपको क्या करना है, एक 2 लाइन ऐसी खींचनी है। मैंने 2 लाइन ऐसे खींची, ठीक है। इस लाइन को इससे मिला दो, इस लाइन को इससे मिला दो, ठीक है। फिर 2 लाइन इसके बीच में खींच दो, जैसे मैंने इसके बीच में 2 लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसमें क्या कर दो, ऐसे गोलाकार संरचना बना दो, ऐसे, ठीक है, ऐसे गोलाकार संरचना बना दी। इसमें आप क्या करो, ऐसे क्रॉस में लाइन खींचो, यानी क्रॉस में लाइन खींच दी। क्रॉस में लाइन खींच दी। अब इनको ऐसे क्रॉस में लाइन खींच दो, ऐसे खींच दो लाइन, जैसे खींच जाए वैसे आप खींच देना। ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको आप लिख दो कैप्सिड। कैप्सिड का मतलब जो प्रोटीन का आवरण है, और ये इनका क्या हो गया, डीएनए हो गया। ये कैप्सिड हो गया, ये डीएनए हो गया, और ये चित्र नीचे लिख दो, किसका है, ये विषाणु या वायरस, वायरस का। ये आपका क्या हो गया, चित्र हो गया। विषाणु आपका बिल्कुल क्लियर।
हमने जान लिया विषाणु क्या है, विषाणु की विशेषता क्या होती है, विषाणुओं का चित्र भी हमने बना लिया। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट। पहला प्रश्न हमारा क्या है, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है। विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है। तो मैंने बताया था विषाणुओं का जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल वो क्या होता है, संक्रमणकारी होता है, यानी रोग उत्पन्न करता है। विषाणु का कौन सा भाग रोग उत्पन्न करेगा, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए, डीएनए रोग उत्पन्न करते हैं। अगला, भारत में विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम कब बना। तो ये बना आपका 1914 में, 1914 में, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की। काफी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, तो ल्यूवेनहॉक ने देखा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सबसे पहले किसने देखा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। उसके बाद वित्तीय रहित सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। वित्तीय रहित सूक्ष्म जीव का मतलब है जिसमें कोशिका वित्तीय नहीं पाई जाती। मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा है, वायरस। वायरस में कोशिका वित्तीय नहीं पाई जाती। आगे है माइकोप्लाज्मा सदृश जीव को अब किस नाम से जाना जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है। माइकोप्लाज्मा सदृश जीव को अब किस नाम से जाना जाता है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। अब हम इसको क्या कहते हैं, फाइटोप्लाज्मा। पहले इसको माइकोप्लाज्मा कहते थे और अब क्या कहते हैं, फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। अगला है फाइलोडी से क्या तात्पर्य है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। फाइलोडी से क्या तात्पर्य है, तो पादप के जो पुष्पीय भाग होते हैं और पत्तियां होती हैं, पुष्पीय भाग एवं पत्तियों का गुच्छे के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, फाइलोडी कहलाता है। पादप के पुष्पीय भागों एवं पत्तियों का गुच्छे के रूप में परिवर्तित होना फाइलोडी कहलाता है। और ये समस्या किसमें होती है, तिल की फसल में होती है। फाइलोडी रोग तिल में पाया जाता है। अगला है एकांतर परपोषी किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। एकांतर परपोषी किसे कहते हैं। अब देखो, मान लो कोई परपोषी है, ए और बी, ए और बी दो परपोषी हैं, और किसके हैं ये, एक्स के। ए और बी एक्स के क्या है, परपोषी हैं। यानी जो एक्स है वो ए और बी दोनों से पोषण प्राप्त करता है, लेकिन इसमें से बी ऐसा है जिसके बिना ये अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। भोजन तो ये दोनों से ले लेगा, लेकिन बी के बिना ये अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। तो फिर हम बी को क्या कहते हैं, बी को हम कहते हैं एकांतर परपोषी। यानी किसी जीव के दो परपोषियों में से वह परपोषी जिसके बिना जीव अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, एकांतर परपोषी कहलाता है। दोबारा से सुन लो, किसी जीव के दो परपोषियों में से वह परपोषी जिसके बिना जीव अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, एकांतर परपोषी कहलाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, आयरलैंड एवं बंगाल में दुर्भिक्ष का कारण लिखिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा भी जाएगा। आयरलैंड एवं बंगाल में दुर्भिक्ष का कारण। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। अगर मैं आयरलैंड की बात करूं स्टूडेंट्स की, आयरलैंड में अकाल किसके कारण पड़ा, तो आयरलैंड में तो किसके कारण पड़ा था, आलू के पछेती अंगमारी। किसके कारण पड़ा था, आलू की पछेती अंगमारी। किसमें, आयरलैंड में आलू की पछेती अंगमारी के कारण पड़ा था। दूसरी अगर मैं बात करूं बंगाल में पड़ा था भूरा पत्ती धब्बा रोग के कारण, भूरा पत्ती धब्बा। और ये किसका था, धान का भूरा पत्ती धब्बा, ये पड़ा था 1943 में। बंगाल में दुर्भिक्ष किसके कारण, भूरा पत्ती धब्बा रोग के कारण 1943 में। आयरलैंड में दुर्भिक्ष किसके कारण हुई, आलू के पछेती अंगमारी रोग के कारण। अगला है भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहां अपना आंसर होगा ईजे बटलर को। किसको कहते हैं, ईजे बटलर। ईजे बटलर को हम कवक विज्ञान का जनक भी कहते हैं भारत में, लेकिन भारत में इसको पादप रोग विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो इसको कवक विज्ञान का जनक कहते हैं, दूसरा इसको पादप रोग विज्ञान का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट अपना जीवाणु भोजी क्या है। काफी अच्छा प्रश्न है, जीवाणु भोजी क्या है। जीवाणु भोजी ऐसे जीवाणु होते हैं जो दूसरे जीवाणुओं को भी संक्रमित कर देते हैं, या मैं कह सकता हूं
ऐसे जीव जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, ऐसे जीव जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उनको क्या कहा जाता है, जीवाणु भोजी कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं प्रियॉन्स को समझाइए। प्रियॉन्स क्या है? प्रियॉन्स भेड़ एवं बकरियों में पाई जाने वाली संक्रमणकारी प्रोटीन को क्या कहा जाता है? प्रियॉन्स कहा जाता है। भेड़ एवं बकरियों में पाई जाने वाली संक्रमणकारी प्रोटीन क्या कहलाती है? प्रियॉन्स कहलाती है। और इस प्रियॉन की खोज किसने की? प्रूजिनर ने, एस.बी. प्रूजिनर। किसने खोजा इसको? एस.बी. प्रूजिनर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसको खोजा। होता क्या है? भेड़ और बकरियों में पाई जाने वाली संक्रमणकारी प्रोटीन क्या कहलाती है? प्रियॉन। इसकी खोज एस.बी. प्रूजिनर ने की थी। ये हमारे हो गए स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मेरे ख्याल से वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करके भी जाएं। तथा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आगे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। थैंक यू। जय हिंद।